गुड इवनिंग ऑल। ओके, तो अब से हमारा जो मैथमेटिक्स सीरीज था वो हमारा स्टार्ट हो गया है। अब यह मैथमेटिक्स का जो क्लासेस हैं ट्यूसडे और वेंसडे रेगुलर चलेंगी। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में लीनियर अलजेब्रा ख़त्म किया था और आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो जो कि है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जो आसान टॉपिक्स हैं, जो मतलब कि स्कोरिंग सब टॉपिक है, उसको सबसे पहले करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। आई थिंक मेरी वॉइस और स्क्रीन भी क्लियर है ना? ओके। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में। जैसे कि आप लोग ट्वेल्थ क्लास में देखे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और उससे बेसिकली आप जानते होंगे, तो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। और आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में पढ़े ही होंगे, लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कौन कौन से टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स पढ़ना है, इस छोटे से एक मैथ का ये जो मैं नोट्स दिया हूँ आपको, फिर से मैं सेंड कर दूंगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना? तो जैसे कि जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं, जहाँ पे आई जो है क्या है, आयोटा जिसको बोलते हैं, अंडर रूट माइनस वन का अंडर रूट होता है, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या होता है, जो एंगल, इस कम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग देखते हैं, आर्गुमेंट का मतलब होता है नंबर, एंगल एंगल, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, जिसको टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये बेसिक चीजें आप जानते हैं। इसके बाद अब जैसे कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब कि एंगल्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो वो आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है, जैसे कि लॉग एल एन फार्मूला होता है ना, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, इस टाइप का फॉर्मूला होता है ना। उसी तरीके से आर्गुमेंट जेड वन इंटू जेड टू क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। और अगर ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। अब ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक एनालिटिक फंक्शन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन का कंसेप्ट आता है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसा कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है सपोज, ठीक है ना, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो एनालिटिक कब होगा, फंक्शन कुछ इस तरीके का हो सकता है, एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू टू एक्स वाई। सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दिस इज टू एक्स वाई। तो ये दो हिस्सों में बता हुआ है, दिस को यू मैंने टर्म दे दिया, इसको भी दे दिया, ठीक है। तो if a complex function fz is differentiable at a point z0 and also differentiable at every point in the neighborhood of z0, एक्चुअली यह डिफिनीशन है एनालिटिक फंक्शन का। क्या डिफिनीशन है कि एक ऐसा फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जो किसी जेड नॉट के जेड नॉट पे भी डिफरेंशिएबल हो। जेड नॉट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है किसी एक प्लेन में, और उसके आसपास के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके आसपास पर भी डिफरेंशिएबल हो। तो इस ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो सर ये तो चलिए मैं डिफिनीशन जान गया, लेकिन एनालिटिक फंक्शन को चेक करने का क्या तरीका है? हाँ, तरीका है हमारे पास। ये जो यू फंक्शन है, यू फंक्शन, यू फंक्शन और वी फंक्शन, तो अगर डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स बिकम्स डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा
और ये जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शंस है, x प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज पोलिनोमियल एंड दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल। तो इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों कंटिन्यूअस भी होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया हुआ है, यू एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, और वी वाई का मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। ओके, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एनालिटिक फंक्शन बनेंगे। एनालिटिक फंक्शन जैसे कि, और इसको इसको कॉची रीमैन थ्योरम बोलते हैं, इसको कॉची रीमैन थ्योरम, आप इसको जानते होंगे, ये फ्लूइड में भी इसका जिक्र आता है, ये इसको। थ्योरम। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं इसको चेक करने के लिए। एक हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड है जो कि जेड बार के बराबर है। जेड बार क्या होता है हमारा, जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। जेड को अगर हम एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं तो जेड बार को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड क्या हो गया, एक्स माइनस वाई। यहाँ पे यू फंक्शन क्या है, एक्स है, वी क्या है, माइनस वाई है। ठीक है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस आई इंटू माइनस वाई। वही चीजें है ना जो हमने ये अभी लिखा। तो यहाँ पे यू जो है फंक्शन एक्स है और वी जो है वाई है। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। तो सबसे पहले डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे, तो ये क्या है, वन आएगा, इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा माइनस वन। ये दोनों इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसके साथ डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये भी कंडीशन, ये तो नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो ये तो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं, वो तो हमको मालूम ही चल गया कि एनालिटिक नहीं है, फिर भी हम इसको चेक करेंगे। ठीक है ना, ताकि इस तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा, और दिस बिकम, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इससे सेटिस्फाई होने से कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है ना, इससे सेटिस्फाई होने से कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको दिखेगा कि ये दोनों कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। यू एक्स वी एक्स यू वाई आर कंटिन्यूअस हो या होना तो चाहिए ही, उसके साथ क्या होना चाहिए कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर है ना यहाँ तक। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन देन यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई आर ऑर्थोगोनल एंड यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज एनालिटिक फंक्शन आ गया मेरा, मैंने देखा कि दोनों मतलब एनालिटिक फंक्शन है, तो ऐसा देखा गया है कि जो यू एक्स फंक्शन है और वी एक्स फंक्शन है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि ऑर्थोगोनल होंगे। ये बात समझ में आई ना, ऑर्थोगोनल होंगे। एंड यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर है। इसके बाद इसके बाद एक मिलने थॉमसन मेथड टू फाइंड एफ जेड। अब देखिए, जैसा कि कोई फंक्शन एनालिटिक है और एनालिटिक हो गया, तो एनालिटिक मान लीजिए हमने चेक कर लिया, और चेक करने के बाद ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एनालिटिक है कि नहीं। पहले इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो मैं आपके सामने दे रहा हूँ, एफ जेड इक्वल टू, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस आई एक्स क्यूब, सॉरी वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई थ्री वाई।
ये एक फंक्शन है जिसका यू क्या है, यू आपको दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई माइनस थ्री एक्स, वी क्या है वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री वाई, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है। तो अब आपको देखना क्या है कि एनालिटिक है कि नहीं, तो फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई के बराबर होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड एक सेकेंड कंडीशन क्या है, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई किसके बराबर होना चाहिए, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स के बराबर होना चाहिए। अब इतनी सारी चीजें लिख दी हैं, अब बताइए कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। दिस फंक्शन इज एनालिटिक, एनालिटिक होने का कंडीशन मैंने लिख दिया। अब आपको बताना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग बताइए। इसको सॉल्व कीजिए, एक बार चेक कीजिए, रीचेक कीजिए। दीपक एक बार फिर से रीचेक कीजिए। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यू फंक्शन जो है हमारा, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई निकालेंगे इसके बाद।
3y² प्लस 3x² -3। ओके ओके, इसको y के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, अच्छी बात है। इसके बाद डेल्टा u डेल्टा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा हमारा 3, नहीं 3 नहीं होगा, ये 6xy एंड डेल्टा, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, बहुत भारी मिस्टेक किया है हमने। पे क्या होगा, यहाँ पे u होगा, डेल्टा u बाई डेल्टा y क्या हो जाएगा 6xy, और यहाँ पर क्या होगा 1 मिनट वेट कीजिएगा, इसको केयरफुल, इसीलिए मैंने आपको टाइम दिया था। ओके ठीक है, इसके बाद डेल्टा v बाई डेल्टा x निकालते हैं तो क्या होगा हमारा 6xy एंड डेल्टा v बाई डेल्टा y निकालते हैं, क्या होगा हमारा 3y² प्लस 3x² -3। अब हम लोग देखते हैं कि क्या डेल्टा u बाई डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा y के बराबर है। यस, ये तो बराबर है। अब देखना है हमें डेल्टा u बाई डेल्टा y इक्वल टू माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा y, क्या ये बराबर है? नहीं, नहीं है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि एनालिटिक फंक्शन नहीं है। लेकिन एक बात आप ऑब्जर्व करेंगे, एक बात ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ये तो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ये मान लिया मैंने, लेकिन अगर y इक्वल टू 0 पुट करें, इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3x² -3, this becomes 0, this also becomes 0 and this becomes 3x² -3। अब CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया किस केस के लिए, किस केस के लिए y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 किसका हमारा कोऑर्डिनेट, जैसे ये आपका x कोऑर्डिनेट x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो हर एक x कोऑर्डिनेट के लिए, हर एक x एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसके लिए यह क्या है एनालिटिक है। समझ पा रहे हैं ना, एनालिटिक फंक्शन का मतलब कि सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है और सीआर इक्वेशन इस लाइन पे सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन एनालिटिक फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, अगर आप एक्स एक्सिस के सेटिस्फाई हो रहा है तो इसके आसपास वाला भी पॉइंट होना चाहिए, ऊपर और नीचे, ठीक है ना। लेकिन ऊपर नीचे ले जाएंगे पॉइंट हमारा तो y का वैल्यू कुछ सिग्निफिकेंट आएगा, सपोज 0.1 आएगा, तो उस केस में तो ये तो वैल्यू तो सेम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीआर इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है फॉर विच केस y इक्वल टू 0, लेकिन एनालिटिक हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर है, फंक्शन एनालिटिक होने के लिए सीआर इक्वेशन 100% सेटिस्फाई होना चाहिए, और वो जो फंक्शन है कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए मिलने थॉमसन मेथड क्या है, सपोज कम्प्लेक्स नंबर कैसे, कम्प्लेक्स जो ये फंक्शन है कैसे बन रहा है, u प्लस आई वी के हेल्प से बन रहा है, ठीक है ना। अगर u रहेगा v रहेगा तभी हम लोग बना पाएंगे कम्प्लेक्स फंक्शन, लेकिन अगर u रहे v ना रहे, v रहे u ना रहे, तो हमको इस दोनों के हेल्प, एक दूसरे के हेल्प से हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको u दिया है और v फंक्शन फाइंड आउट करना है, इसको कैसे करेंगे,
तो इसके लिए मिलने थॉमसन जी ने कुछ नियम्स दिए हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, जैसे कि हमारा कुछ फंक्शन जो होगा ओरिजिनल फंक्शन किस टाइप का होगा, ओरिजिनल फंक्शन ये होगा, ओरिजिनल फंक्शन जो होगा जेड, फंक्शन ऑफ जेड होगा u प्लस आई वी। तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसको मैंने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, यू वाई भी कर दिया। अब क्या करना है कि इसके बाद अगर भी फंक्शन यू दिया है, भी नहीं दिया है, तो कॉची रीमान इक्वेशन से आपको मालूम है कि यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, वी वाई होता है, एंड यू वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी एक्स होता है। तो वी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स माइनस आई वी एक्स। ओके, ये इक्वेशन मैंने पुट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको अब इसमें जो फंक्शन आएगा इसमें एक्स की जगह पे जेड पुट कर दीजिए और वाई की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए। और ये आने के बाद आपको क्या करना है कि ये आने के बाद आपको इंटीग्रेट कर देना है इस फंक्शन को। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो ये नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन लेकर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास क्या है, अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तभी मिलने थॉमसन मेथड यूज करेंगे। ओके, ये कब यूज होगा, जब एनालिटिक होगा तब। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि डिफरेंशिएट किया है और यहाँ पे एनालिटिक का कंडीशन पुट किया है और यहाँ पे x बराबर जेड भरेंगे और y बराबर जीरो। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक। एनालिटिक होना तो जरूरी है ही, तभी हम लोग यू की हेल्प से v निकाल पाएंगे, v की हेल्प से u निकाल पाएंगे। ठीक है, u क्या है, u आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब आपको निकालना है, तो फंक्शन सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। अब इस इक्वेशन इसमें क्या लिखेंगे, यू एक्स माइनस आई वी यू वाई लिखेंगे। ठीक है, इफ डैश जेड। अब आपको यू एक्स फाइंड आउट करना है, यू वाई फाइंड आउट करना है। तो यू एक्स क्या होगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा होगा हाफ इंटू 1/x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है ना, x² प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका यू एक्स आया। क्या आया, यू एक्स आया, यू एक्स आया। अब यू वाई निकालेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। दिस ऑल्सो बिकम्स दिस ऑल्सो बिकम्स y/y x²। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं फास्ट बना रहा हूँ। मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप लोगों को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। y = 0। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो एक फंक्शन आया, कौन सा फंक्शन, इसको मैं लिखता हूँ एफ डैश जेड इक्वल टू एक्स प्लस x² प्लस y² माइनस y/। अब इस फंक्शन में जेड, एक्स की जगह पे जेड पुट कर देना है, जेड, और वाई के जगह पे जीरो पुट कर देना है। ये तो जीरो हो गया, क्या अब क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा जेड। तो एफ जेड क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा एल एन जेड प्लस सी। इसका मतलब हम फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, u प्लस आई वी इक्वल टू एफ जेड
इक्वल टू ln जेड, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब जेड, ठीक है, ये तो हमारा फंक्शन आ गया। अब आपको मालूम है कि नहीं, ये आई थिंक मालूम होना चाहिए, जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। एक्स को लिखा जा सकता है आर कॉस थीटा, वाई को लिखा जा सकता है आई साइन थीटा। इसमें से आर कॉमन लेकर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। और जेड इक्वल टू एक डी मॉर्गन लॉ, आई थिंक ये आप जानते होंगे, आई थीटा, ई के पावर आई थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यहीं पे जेड का वैल्यू पुट करता हूँ, एल एन आर ई के पावर आई थीटा पुट किया तो क्या हो जाएगा, एल एन आर प्लस एल एन ई के पावर आई थीटा। ठीक है, इसको मैंने पुट किया और एल एन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल एन आर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आई थीटा, थीटा क्या था हमारा, याद कीजिए, ये एंगल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई, एल एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो देखिए यही तो फंक्शन दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, इसको इस तरीके से लिखा हुआ था, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी मदद से मैंने इसको निकाल लिया, यानी पूरे फंक्शन को निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरीके से अगर x दिया होगा, x दिया हुआ है, मतलब कि फंक्शन आपका ux दिया हुआ है, अगर तो आपने vx निकाल दिया। अगर vx दिया है तो ux कैसे निकालेंगे। मेरी वॉइस आ रही है ना। अचानक स्टक हो गया मेरा सिस्टम। ओके 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 ओके, नाउ फाइन, दिख रहा है ना सब, ओके ओके। तो ये फंक्शंस निकाल लेंगे आप लोग, आई थिंक मैंने क्वेश्चन भी आपको दे दिया, इस तरीके के सैकड़ों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, आप बना सकते हैं आसानी से, इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बस आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें मैथ के एग्जाम में क्या है कि कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले याद रहने चाहिए और उसकी हेल्प से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये तो आप पढ़े ही होंगे या फिर से पढ़ लेंगे। जैसे कि क्या है इसमें कि ये आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे देखते हैं, जैसे कि आपके पास एफ जेड है साइन जेड। ठीक है, और ये बोला गया है कि जेड नॉट यानी जेड इक्वल टू पाई बाई फोर के नॉट, आपको इसका एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, तो इसका टेलर एक्सपेंशन क्या होगा, टेलर एक्सपेंशन होगा कि आप क्या करना है कि सबसे पहले कि एफ जेड दिया है साइन जेड, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का कॉस होता है। फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का माइनस साइन होता है। इसका क्या होगा, साइन माइनस कॉस होगा। इसके बाद फोर्थ डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमारा कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, यानी साइन फिर से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे पूछे, यहाँ पे पाई का वैल्यू, जेड नॉट का वैल्यू पाई बाई फोर रख दीजिए, यहाँ पे पाई बाई फोर रख दीजिए, यहाँ पे पाई बाई फोर रख देंगे।
तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे जो भी सीरीज में आएंगे वहां पे आ जाएगा। और एफ जेड नॉट का वैल्यू, अगर यहाँ पे एफ जेड नॉट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एफ डैश जेड नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। क्लियर है ना। इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, जो कि आप आई थिंक ये भी होंगे। इसमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना रहता है, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि कैलकुलेशन हमारे मिस्टेक ना हो कहीं पे, ठीक है। अब एक होता है लॉरेंस सीरीज। तो एक ऐसा सीरीज जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म्स हों। जैसा कि आपको मालूम होगा, जैसे कि इस तरीके का सीरीज x-2 का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कुछ इस तरीके का हमारा सीरीज दिख रहा है। सपोज x, ठीक है, कुछ इस तरीके का सीरीज दिख रहा है, तो इसको लॉरेंस सीरीज बोलेंगे। अब इसमें एक टेक्निकल पार्ट्स है, जो n पॉजिटिव है, जो हमारे पास n जो पॉजिटिव टर्म्स हैं, अगर वो n क्या है हमारा पॉजिटिव है, मतलब कि +1 +2 +3 +4, अगर ये यही n निगेटिव है तो इसको प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं, इसको एनालिटिक पार्ट बोलते हैं। अगर क्या करूं कि अगर प्रिंसिपल पार्ट को हटा दूं, अगर कोई किसी क्वेश्चन में, अगर इस तरीके से आप समझिए, इस तरीके से आप समझे, देखिए, अगर मैं क्या करूं प्रिंसिपल पार्ट को हटा दूं, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट को हटा दूं, देखिए प्रिंसिपल पाथ कौन सा है, ये है हमारा प्रिंसिपल पाथ, इसको मैंने हटा दिया। तो देखिए मैंने हटा दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म अब बचा, इसको क्या बोलते हैं, जेड नॉट इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ये टर्म है, ये आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि अगर प्रिंसिपल पाथ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो जेड नॉट क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगा। इसके बाद देयर इज इनफाइनाइट टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, सपोज आपके प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, कौन से हैं, दिस इज, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो गए, तो जेड नॉट इज इसेंशियल प्रिंसिपल पार्ट, इसको बोलते हैं जेड नॉट को, जो हमारा जिस पॉइंट के अबाउट वो एक्सपेंशन हुआ है। If there is finite terms in the principal part, अगर प्रिंसिपल पार्ट में क्या है कि अगर फाइनाइट टर्म्स हैं, जैसे कि 1/z -2 1/z -2 स्क्वायर, तो इस तरीके के 1 2 4 टर्म्स हैं, उसको पोल बोलेंगे, ठीक है ना। यही पोल आगे काम की चीज है, जो रेसिड्यू निकालने में हमारा काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपने सपोज इसको एक्सपेंशन किया लॉरेंस सीरीज में, किसी जैसे कि साइन साइन एक्स या एक्स, किसी फंक्शन को एक्सपेंशन किया, तो एक रेसिड्यू टर्म होता है। रेसिड्यू होता क्या है एक्चुअली में, कि अगर आपने किसी एक्स सीरीज को एक्सपेंशन किया और उस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे कि आपने देखा है x² + 2x + 1, यहाँ पे देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका x के पावर 0 का कोफिशिएंट 1 है। उसी तरीके से अगर हमारे पास लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए, मतलब कि जो जेड के पावर 1 है, 1 का पावर जो कोफिशिएंट होगा, इस तरीके का कोफिशिएंट होगा, उसको रेसिड्यू बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, ई के पावर 1/जेड का एक्सपेंशन बताइए, तो इसका एक्सपेंशन होगा 1 + 1/जेड प्लस 1/2 के पावर जेड स्क्वायर, ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि 1/जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1/जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो उसको रेसिड्यू बोलेंगे। यानी कोफिशिएंट को भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1/जेड -a के कोफिशिएंट को हम लोग रेसिड्यू बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर, ठीक है, इतना तो मैंने मान लिया कि एक्सपेंशन करके मैं सारी चीजें निकाल लूंगा,
उसमें कोई मेरे को तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर एक्सपेंशन कितना हम लोग करेंगे, एक्सपेंशन करते करते थक जाएंगे। इसीलिए कुछ टर्म कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग आसानी से रेसिड्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास z इक्वल टू ए इज ए सिंपल पोल, कहने का मतलब है कि जैसे कि एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस, ये आपका सपोज फंक्शन है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, याद है ना लिमिट लेते थे। लिमिट लेकर इसको क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। जैसे कि जिस पॉइंट पे वो सिंपल पोल है, जैसे ए पॉइंट पे सिंपल पोल है, तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे, ठीक है, रेसिड्यू निकालेंगे। क्लियर है। अब जैसे कि अब कोई पोल है डिग्री एन का, एन डिग्री का पोलिनोमियल है, तो उसको कैसे निकालेंगे, लिमिट जेड टेंस टू ए, जो पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर है एम माइनस वन फैक्टोरियल, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे एम माइनस वन डी जेड के पावर एम माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा जेड माइनस ए के पावर एम इंटू जेड एफ जेड। इसको आप क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आपको आप सोच रहे होंगे कि सर क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक एफ जेड है, फंक्शन दिया हुआ है 1/z+1 जेड माइनस z+3 इन द लॉरेंस सीरीज। एक्सपेंशन आपको कहाँ किसके अबाउट एक्सपेंशन करना है, जेड लेस देन वन, इसके अबाउट एक्सपेंशन करना है। इसको कैसे करेंगे अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या करता हूं कि इस जो फंक्शन है एफ जेड, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, z+1 हाफ प्लस -1/2 z+3। मैंने क्या किया, मैंने यही किया कि z+1 इसको पास, इसको मैंने इस तरीके से, यही फंक्शन को मैंने अनदर लेवल अनदर तरीके से लिखा, ठीक है, अनदर तरीके से लिखा, जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा। इसको आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन बोलते थे, याद मैं भूल रहा हूँ। तो इसमें इसको दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करते थे। इसको मैं ऐसे किया हूँ, मैं इसको बता ही देता हूँ। इसको लिखते थे हम लोग, जैसे फंक्शन क्या है, और हाँ बाई पार्ट्स इसको बोलते थे हम लोग। इसको देखिए क्या लिखते हैं, a/z+1 प्लस b/, मैंने फोर्सफुली क्या किया, इस तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ, मेरी मन की मर्जी है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ। ओके, तो अच्छी बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका कुछ z+3 प्लस b/z+1 इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जेड का वैल्यू -1 रखता हूं। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी हो गया, इक्वेशन हो गया। इसमें क्या करता हूँ, जेड इक्वल टू -1 मैं पुट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्सफुली पुट कर रहा हूँ। ए बराबर -1 + 3
बी जेड माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो दिस बिकम्स ए इक्वल टू हाफ आ गया। ए क्या हो गया, हाफ आ गया। अब इसमें जेड का वैल्यू -3 पुट कीजिएगा, यहाँ से बी का वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो वही चीजें यहाँ पे हुई हैं। आई थिंक ये समझ में आया, ये कैसे आया है, तो ये आपको आया होगा। इसके बाद क्या करना है हमें, हमें किसके अबाउट हमको एक्सपेंशन करना है, जेड लेस देन 1 के अबाउट। तो मैं क्या करता हूं कि जेड जेड लेस देन 1, अगर मैं दोनों तरफ से अगर जेड को 3 से डिवाइड करूंगा फिर भी तो ये लेस देन 1 ही रहेगा ना। जेड को अगर 1 से डिवाइड करूंगा फिर भी क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसको एक्सपेंड करते हैं। 1/2 1 प्लस जेड -1/2, इसको मैं लिख रहा हूं 3 प्लस जेड। ये 2 है एक्चुअली में, 2 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ 2। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों का। ओके, अब इसके बाद 1/2 1 प्लस जेड माइनस, इसमें से मैं जेड कॉमन लेता हूँ, मैं 3 कॉमन लेता हूँ। ठीक है ना, इस इक्वेशन से 3 कॉमन लूंगा, 1 प्लस जेड/3 ये हो गया, ये मैंने कॉमन ले लिया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ जेड प्लस 1 के पावर -1 -1/6 1 प्लस जेड/3, ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। अब देखिए इसका आप एक्सपेंशन आसानी से कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स के पावर -1 होता है, क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है, आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से ये एक्सपेंशन दोनों में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में अप्लाई हो जाएगा। और जेड जो है यहाँ पे लेस देन 1 है, आपको ध्यान रखना, ये एक्स क्या होता है, लेस देन 1 होता है। एक्स एक्स जो होता है लेस देन 1 होता है, तभी इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तब मैं इस फंक्शन को मैं यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा हूँ, हाफ 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड के पावर 4। अब इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, 1 माइनस जेड/3 प्लस जेड स्क्वायर बाई 3 ये हो जाएगा, माइनस जेड के पावर बाई 3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये पूरे तरीके से इस तरीके से आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें आप देखेंगे, इसमें इस सीरीज को एक्सपेंशन किए हैं तो इस सारे में पॉजिटिव टर्म्स है, निगेटिव टर्म्स नहीं है जेड के। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि अगर हमारे पास निगेटिव टर्म्स नहीं है, निगेटिव टर्म्स नहीं है तो निगेटिव टर्म्स नहीं है तो हम लोग क्या लिखते थे कि अगर देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पाथ्स इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पाथ्स ऑफ एफ जेड देन एफ। तो एक मिनट, ओके, तो इसमें प्रिंसिपल पाथ क्या है हमारा, प्रिंसिपल पाथ हमारा 0 है। प्रिंसिपल पाथ क्या है हमारा, 0 है। आप यहाँ से देख सकते हैं प्रिंसिपल पाथ क्या है हमारा, 0 है। तो इसमें क्या हो गया, जेड नॉट जो होगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। अगर प्रिंसिपल पाथ अब्सेंट हो गया इस केस में तो क्या हो गया हमारा कि जेड नॉट जो होगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है?
1 मिनट। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, आपके पास फंक्शन है z+1 z+3, दिस इज योर फंक्शन। अब इसको आपको एक्सपेंशन मतलब कि इसके पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड करना है, 1 से लेकर इसके अबाउट एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सपेंशन करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको पार्शियली इसको, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था उस तरीके से लिखेंगे, -12 1/z+3, इसको हमने लिखा। ठीक है, इसके बाद इस इक्वेशन से 1 ग्रेटर देन दिस एंड इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और 1 मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1 एंड इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने ये फॉर्मूला लगाया था, इसमें हमने क्या देखा था, x लेस देन 1 होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको ऐसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा, और 1/z क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। 1/z क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। इसमें से z कॉमन लूंगा, तो 1 + 1/z, ये हमारा ये हो गया। इसके बाद हाफ इंटू, इसमें से क्या होना चाहिए, z/3 क्या होना चाहिए, तो इसमें से 3 कॉमन लूंगा मैं, z+3+1। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब 1/2 1/z, ये हो जाएगा 1 + 1/z का और -1 -1/6, इसको लिख सकते हैं 1 + z-3 का पावर -1। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, किस, इन दोनों का एक्सपेंशन करेंगे बारी बारी से। 1/2z, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 - x। समझ आ रहा है ना, ये मैं 1 - z + 1/z², ये डॉट डॉट चला जाएगा इन्फिनिटी तक, -1/6 1 - z/3 + z/3 का स्क्वायर। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव टर्म भी आ रहे हैं, निगेटिव टर्म भी आ रहे हैं, दोनों टर्म्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना, जेड का जो है पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, लॉरेंस सीरीज है। लॉरेंस सीरीज में तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएंगे, और इसमें प्रिंसिपल पाथ में इन्फिनाइट्स क्या होंगे, अगर है तो ये जेड नॉट इज इसेंशियल, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल पाथ। ठीक है, अगर फानाइट रहेगा तो उसको पोल बोलेंगे, तो इस केस में पोल नहीं है हमारा। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए, इसके बाद ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, नोट डाउन कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन है एक, या मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए, sin z/z⁴, ये है आपके पास, इसका एक्सपेंशन करना है। तो साइन का एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं, z-z⁴ + z⁵ ये सब याद करनी होंगी आपको। ठीक है ना, 1/z³ + 1 - 1 -1/3z + z/5 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें जो निगेटिव टर्म है, इसमें कितने हैं, फनाइट है ना, दो ही टर्म है निगेटिव टर्म वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पोल्स मिलेंगे।
अगर फाइनाइट टर्म होंगे तो पोल मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे तो पोल नहीं मिलेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं उसको दे आर इसेंशियल प्रिंसिपल पाथ। क्लियर है ना? इसके बाद अभी आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपने देखा, इसके बाद लॉरेंस सीरीज देखा आपने, इसके बाद रेसिड्यू आपने देखा। रेसिड्यू क्या होता है? रेसिड्यू जो होता है 1/z-a का कोफिशिएंट होता है। और निकालने का अलग अलग लिमिट मेथड से कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से निकालते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। if fz is analytic and f dash z is continuous within the boundary of a simple closed curve then this। अब देखिए इंटीग्रेशन निकालना है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है और वो सर्किल के किसी अराउंड हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई पोल्स नहीं है, अंदर कोई पोल्स नहीं है, मतलब कि किसी पॉइंट पे पोल्स नहीं आ रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन 0 होगा। ठीक है ना? अगर पोल आ गया तो उसका एक सिग्निफिकेंट अपना इंटीग्रेशन होगा। तो उसको निकालेंगे कैसे? उसको निकालने का ये तरीका है, देखिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला की हेल्प से हम लोग, अगर किसी कोई अंदर हमारा पोल है, अंदर कोई बाहर पोल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर एक पोल आ गया तो इसका मतलब यह हो गया कि वहां पे अपना एक सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट एक वैल्यू होगा। किसका? आपका इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रल का एक अपना सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। समझ पा रहे हैं ना? उसका अपना सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। जैसे कि मैं पहले रेसिड्यू निकालने का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रेसिड्यू आपको निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंड रेसिड्यू जेड इक्वल टू 1, फंक्शन है आपका 1/z²-1। तो इसको कैसे लिखते हैं? z²-1 को लिखेंगे z+1 z-1। ठीक है, और इसमें दिखा था हमने z टेंडिंग टू 1, तो z-1 फंक्शन कितना है? z+1 z-1। ठीक है, z-1। ठीक है, तो z-1 z-1 क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। और लिमिट z टेंस टू 1, 1/z+1 इक्वल टू 1/1+1 इक्वल टू 1/2। तो इसका रेसिड्यू कितना आ गया? 2 आ गया। समझ पा रहे हैं ये क्वेश्चन? समझे आप लोग? तो मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। कल के क्लास में हम लोग इसी के आगे प्रोसीड करेंगे। कॉची इंटीग्रल थ्योरम के माध्यम से कैसे रेसिड्यू की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और कल आपका ऑलमोस्ट ये कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। ओके, कल आपका कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। इसमें रेसिड्यू निकालना है, बस इंटीग्रेशन सीखना है। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और सीआर इक्वेशन जो हमने देखा था वो चीज़ है। 3-4 जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखना है सिर्फ। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है ना? तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। कल आपकी क्लास होगी।